घर संभालने के लिए हमेशा झाड़ू बर्तन में जुटना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो पसीना बहाते हैं और कुछ होते हैं जो जुबान से पसीना निकलवाते हैं। जिनी दूसरी वाली कैटेगरी की क्वीन थी। सीधी सादी दिखती थी, पर जब बात काम निकलवाने की आती तो उसकी जुबान में इतनी मिठास घुल जाती कि सामने वाला धोखा खाकर खुद ही जाल में फंस जाए। आज भी छत पर कपड़े सुखाने का नंबर आया तो जिनी को योगा करती जेठानी पर दया नहीं आई, आइडिया आया। ओम ओम। उफ भाभी, आपके चेहरे की शांति देख के ना सूर्यदेव भी शर्मा जाए। एक बात कहूं, जब आप योगा करती है ना, छत पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि लगता ही नहीं कि शरीर में कोई थकावट है। जिनी की आवाज सुन के उसकी जिठानी साक्षी धीरे धीरे आंख खुलती है। अभी तो ये स्टार्ट है, फिर तो एक्सरसाइज करेंगी ना भाभी। सही है सही है, इतना सब करने के कारण ही तो आपका चेहरा इतना ग्लो करता है और इतनी फिट भी है आप। मुझसे तो इतने सवेरे उठा ही नहीं जाता। वैसे जब सुबह 5 बजे की मायके की ट्रेन पकड़नी हो तब तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है जिनी। आप भी ना भाभी ह्यूमर का सही इस्तेमाल कर लेती है। पर फिलहाल ना मेरा मन ज्यादा दिमाग या शरीर चलाने का नहीं कर रहा। व्रत है ना। वैसे तो व्रत के वक्त ज्यादा किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने काम में किसी की मदद लेनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, व्रत का पुण्य बढ़ जाता है। पर आप काम मुझसे अलग है। एक्सरसाइज की जगह 2-4 कपड़े ही तार पर डाल दीजिए ना। इतनी बार झुक कर उठेंगे तो एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाएगी और बिना भूखे रहे व्रत का पुण्य भी मिल जाएगा। ये सही है, व्रत ये करे, फायदा मैं उठाऊं। अपनी जेठानी से अपने हिस्से का काम करवाने के बाद जिनी और साक्षी बातें करते हुए नीचे आती है। ये लो दे बोली ना, आ गई मेरी दोनों बहू है। ए बाबा, ये दोनों तुम्हारा बहू? हमार तो लगा एक बहू है और दूसरी बहू की कौन फ्रेंड हो बे। और बाबा, कौन घर में बहू इतना फ्रेंडली हुआ है, एकदम अनबिलीवेबल लग रहा है। हमारे घर में सब अनबिलीवेबल चीजें ही दिख जाएंगी आपको आंटी जी। ये मेरी बचपन की सहेली है देबोलिना, बचपन में बिछड़ी और आज जाकर मिली। जाओ बहू, जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। क्या बताओ देबोलिना, मेरी दोनों बहुएं क्या खाना बनाती है। स्वाद है मेरी बहुओं के हाथों में। मैं तो कहता हूँ सभी के नाश्ते की तैयारी साथ ही में कर लेना बहू। क्यों कौशल्या जी? अरे इतनी अकल तो हमारी बहुओं में है ही। बहू कुछ हल्का मत बना लेना। देबोलिना आंटी आज हमारे घर में पहली बार आई हैं। पूरियां तल लेना, आलू की सब्जी बना लेना, ज्यादा गीली मत बनाना, सेमी ग्रेवी रखना। और मीठे में खीर खाएगी ना देबोलिना? तुम्हें जान पे कौशल्या, और तो मीठे में बॉस एक ही कमजोरी, छेना पायस बचपन से खा रही हूँ, आज भी वही खाती हूँ और कोई मिष्टी नहीं। अरे तो क्या बात होगी, अभी बस दुकानें खुलती होगी, मैं राहुल को भेजकर मिठाई वाले के यहाँ से छिना पायस मंगवा देता हूँ। यही तो दिक्कत है जीजा जी, हमें बाहर का दुकान का बना मिठाई नोए खाते। पता नहीं किसने कैसा हाथ लगाया होगा, कौन सी मक्खी कहाँ बैठने के बाद मिठाई पर आकर बैठ गई होगी। नो बाबा नो, मेरा मन ही नहीं मानता। मैं जो भी बनवाती हूँ घर पर ही बनवाती हूँ। तो छेना पायस भी घर पर बनवाने की कोशिश करते हैं। पहले नाश्ता बना लो तुम दोनों, उसके बाद छेना पायस की तैयारी में लग जाना। आज के जमाने की लड़कियों, मुझे तो भरोसा है बना ही लोगी। और अच्छे खासे मेनू के साथ जीनी और साक्षी को रसोई का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक तो उपवास, ऊपर से इतना काम, अब दूध फाड़ो, छेना निकालो। मम्मी जी भी ना आए दिन किसी न किसी को बोलकर बिठा लेती है खाने पर। पीछे गुड़गुड़ करने से क्या फायदा है जिनी, मम्मी जी के सामने तो कुछ बोलती नहीं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि छेना पायस बनती कैसे। अच्छा तू दूध लेकर आ, बाकी यूट्यूब पर देखना है। साक्षी फ्रिज खोलकर जैसे ही दूध का पतीला बाहर निकलती है, उसका पैर फिसल जाता है और दूध का पतीला जमीन पर गिर जाता है। लगता है भगवान जी नहीं चाहते कि आज दूध से छेना फटे। दूध तो बचा ही नहीं। अब क्या होगा अगर मम्मी जी को पता चला कि तेरे हाथ से दूध गिरा है, तो जिस देबोलिना आंटी के सामने हमारी तारीफ हो रही थी ना, उन्हीं के सामने हमारी एक एक बुराइयां खोद खोद कर सुरंग बना देंगी मम्मी जी। अब पूरी और सब्जी का काम संभाली भाभी, मैं कुछ करती हूँ। और रसोई से हड़बड़ाई हुई जिनी बाहर आती है। क्या बात है जिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। वो क्या है ना, पड़ोस वाली विमला आंटी का पैर फिसल गया, गिर गई है वो। अरे मैं भी चलूँ क्या? नहीं नहीं भैया, लेडी गिरी है, आप जाकर क्या करेंगे? और मम्मी जी तो यहाँ देबोलिना आंटी के साथ बैठी है। कोई बात नहीं, मैं देख कर आती हूँ।
और बिमला आंटी के घर जाने के बहाने जीनी मिठाई की दुकान से छेना पायस खरीद कर ले आती है। जब तक वो वापस लौटती है खाने की सारी तैयारी साक्षी ने कर ली थी और सभी को खाना परोस रही थी। इतनी देर कैसे लगा दी जीनी? आंटी को ज्यादा चोट आई थी क्या? नहीं भाभी, किसी ने गलत अफवाह फैला दी थी। दुश्मनों की कमी है क्या दुनिया में? किसी से उनकी शांति देखी नहीं गई होगी। आज उनके घर में उनके पोते की बर्थडे पार्टी थी, घर के ही लोग थे। आंटी की गिरने की बात सुनकर मोहल्ले के सभी लोग वहां पहुंच गए। अब आए गए को खिलाना तो पड़ेगा ना, बस चूना लग गया आंटी को। बताओ, किसी को लिए ऐसा झूठ बोलना चाहिए क्या? अच्छा, मैं रसोई का काम संभाल लेती हूँ। और अपने पल्लू के अंदर छुपाया हुआ बना बनाया छेना पायस निकालकर उसमें जरा सा पानी मिलाकर जीनी गैस पर चढ़ा देती है। इतना भी मलाईदार नहीं परोसूंगी, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि ये बाहर से बनकर आया है। जरा गाढ़ापन कम कर देती हूँ। और 10 मिनट बाद गर्मा गर्म छेना पायस जीनी सभी को परोसती है। ओरे बाबा रे, गई भैंस पानी में। क्या हो गया आंटी जी, कुछ गड़बड़? गड़बड़ नहीं, भीषण गड़बड़। पर साक्षी भाभी के हाथ से गड़बड़ हो ही नहीं सकती, उन्होंने ही बनाई है छेना पायस। खाकर लगता नहीं कितना स्वादिष्ट मिठाई, घर पर बनाया, खूब भालो। घर में तुम इतना अच्छा मिठाई बनाया, तुमको सारा चीज घर पर ही बनाना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट। वाकई साक्षी को खाकर लगे नहीं रहा ये घर पर बनाई हुई मिठाई है, लाजवाब। साक्षी तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही बनाती है मम्मी। देबुलीना खुश होकर वापस लौट जाती है और देवरानी जिठानी का राज रह जाता है। शाम के वक्त दोनों देवरानी जिठानी शाम के नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है। कितना अच्छा सपना देख रही थी, इस चाय के चक्कर में उठना पड़ गया। अब चाय तो मुझसे बनेगी नहीं बाबा। वो तो शुक्र है कि मैंने दिमाग चला लिया भाभी, वरना आज छेना पायस के लिए जो तारीफ मिली है ना आपको, वो मिल नहीं पाती। तो दूध गिराया भी तो तू नहीं था ना जीनी? पतीले में वैसे भी ना बराबर दूध था भाभी। वो किसने पिया इस पर बहस करने से अच्छा है हम अपने चाय नाश्ते पर फोकस करें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इतनी अच्छी मिठाई खाने के बाद ना मेरे हाथ की चाय सबने पी ली तो सबके मुंह का स्वाद खराब हो जाना है। फिर उसे ठीक करने में सभी रात में किसी शाही सब्जी को बनाने की फरमाइश कर देंगी। मेरा क्या है, मैं तो काम करते करते देर से सोऊंगी तो देर से उठ भी सकती हूँ। आपको जल्दी उठना होता है ना, तो इतना ना करना पड़े, इसलिए अगर आप चाय बना देती तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, पकौड़े के लिए मैंने घोल और मसाला लगभग तैयार कर दिया है। तू जरा दोनों में हिसाब से मिर्च मसाला मिलाकर पकौड़े उतार दे, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। पकौड़े का क्या है भाभी, वो तो मैं तुरंत उतार देती। पर वही बात है ना, इतनी मेहनत से आपने सब कुछ तैयार किया है, मुझसे अगर फ्राई करते वक्त पकौड़े ज्यादा फ्राई हो गए तो दिक्कत आ जाएगी ना। और चाय के साथ पकौड़े की तैयारी अपनी जेठानी जी से करवाने के बाद जिन्नी सभी को चाय पकौड़े परोसती है। ओह, मजा आ गया बहू, चाय और साथ में पकौड़े। महेश जैसे ही पकौड़े का पहला बाइट लेता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये पकौड़े किसने तैयार किया? लगता है गलती से मैंने बैटर में ज्यादा मिर्च डाल दी, अब क्या करूं? भाभी ने तले पापा जी, सारी मेहनत इस घर में भाभी ही तो करती है। क्यों, क्या हो गया, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बना है। इसमें जो मसाले डाले गए ना, लग रहा है मानो हाथ से कूट कूट कर डाल दिए है ना पापा, मुझे भी यही लग रहा है। तुम दोनों जब मसाले अच्छे से बना लेती हो, छेना निकाल लेती हो, तो पनीर और मसाले बाहर से मंगवाते क्यों हो? घर पर ही बनाना शुरू कर दो। तो फिर तय रहा, कल दोपहर को पनीर मलाई मसाला मिलेगा। वाह वाह वाह, नाश्ता कल मैं करने ही नहीं वाला, अभी से बता देता हूँ, मैं तो सीधा पनीर पर अटैक करूंगा। कौशल्या की बात सुनकर साक्षी के तो पसीने छूट जाते हैं। हमेशा सब्जियों में मसाले मैं डालती हूँ, आज तुमने डाल दिया, इसलिए सबको मसाले में कुछ अलग लग रहा है। तो तुम तो बच गई पर फंस गई मैं। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? छेना पायस तो तुम बाजार से लेकर आई थी, अब मुझे नहीं पता, कुछ करो तुम। कुछ नहीं हो सकता भाभी, पनीर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं दूध को फाड़ने के लिए नींबू की व्यवस्था कर सकती हूँ बस। अब पनीर बनाना आपके हिस्से में आया है तो बनाना तो आपको ही पड़ेगा भाभी। अब मम्मी जी के साथ हेरा फेरी तो नहीं कर सकते ना। मसाले का डिपार्टमेंट मेरा है, मैं अपना संभालूंगी, आप अपना संभालो। और जिनी अपनी भाभी को फंसाकर आराम से फ्री हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त, दूध वाला। अरे हाँ, दूध नहीं होगा तो पनीर बनेगा कैसे? सही है, तूने मुझे फंसाया था ना जीनी। अब देख मैं क्या करती हूँ, 3 किलो दूध लेकर आया हो ना भैया। आपके घर तो 1 किलो दूध ही आता है भाभी, 3 किलो दूध क्यों लाऊंगा मैं? अरे जीनी, मैंने तुझे कहा था ना पनीर बनानी होगी। आज मम्मी जी ने पनीर मलाई मसाला बनाने को कहा है। तूने दूध वाले को कॉल करके ज्यादा दूध लाने को भी नहीं कहा। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? नहीं, वैसे तेरी भी गलती नहीं है,
कल तेरा उपवास था ना, भूल गई होगी। सॉरी मम्मी जी, आज तो पनीर नहीं बन पाएगा। मैं बाहर से पनीर बना बनाया मंगवा लूं क्या? एक काम तुम लोगों से होता नहीं। दूध वाले बेटा एक काम कर, 1-2 घंटे बाद 2 किलो दूध पहुंचाने आ जाना बेटा। दोपहर में नहीं तो रात में ही पनीर की सब्जी बन जाएगी, है ना बहू? बेचारी भाभी इतना दिमाग लगाने के बाद भी फंसी जाती है। कुछ देर बाद दूध वाला आता है और सभी की नजरें घर की बड़ी बहू साक्षी पर ही टिक जाती है, क्योंकि पनीर तो वही बनाने वाली थी। बड़ा बुरा फंसाया है ना तूने मुझे जीनी। अब क्या करूं मैं? महारानी तो आराम से जाकर सो गई, क्योंकि उसे पता है पनीर तैयार नहीं हुआ तो ग्रेवी बनानी नहीं पड़ेगी। तभी निशान किचन में आता है। बाजार की टाइट टाइट पनीर खाकर तो मुंह सड़ गया। तुम वो सॉफ्ट वाला पनीर बनाना साक्षी। गर्मा गर्म दूध में नींबू निचोड़कर साक्षी काम पर लग जाती है, पर दूध फटता ही नहीं। खौलते हुए दूध में 1, 2 और 3 नींबू पड़ने के बाद दूध फटता है। वाह वाह, ये इतना मुश्किल नहीं था। अब बस इसे छान कर सेट करना है। सॉफ्ट पनीर बनाऊंगी मैं। साक्षी से छेने का पानी सही से निकलता नहीं, जिस कारण पनीर गीली और पीली सी हो जाती है। ऐसा लग रहा है ये कुछ देर में सेट हो जाएगी। अब जाकर मैं उस जीनी महारानी को उठाती हूँ। साक्षी जीनी को रसोई में ले जाती है और पनीर मलाई मसाला के लिए ग्रेवी बनाने के काम में लगा देती है। ये तो मेरा ही बेड़ा गर्क हो गया। कहाँ सोचा था ना पनीर बनेगा ना मसाले के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो भाभी ने पहले ही पनीर बनाकर रख दिया। आधे भाभी भी मना नहीं कर सकती थी क्या? खुद में बड़बड़ाती हुई जीनी मस्त ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके फोन पर उसके पति राहुल का कॉल आता है। पनीर मलाई मसाले की सोच सोच में यहाँ मुझसे काम भी नहीं हो रहा है जीनी। प्लीज अच्छे से सब्जी बनाना, जिस तरह भाभी बनाती है ना। भाभी के हाथ का खाना तो भाई भाभी के हाथ का है। वैसे तो वो अकेले ही सब कुछ कर लेती है, कोई टेंशन ही नहीं होता, पर इस बार मसाले की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो प्लीज। अच्छा जी, मतलब भाभी ही अच्छा खाना बनाती है। फिक्र मत कीजिए पतिदेव, जो चाहिए आपको वही परोसा जाएगा। फोन रखते ही जीनी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है। भाभी के पनीर को खराब करके उनकी अच्छी इमेज का भाजी पाला नहीं किया ना तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। और फ्रिज से पनीर निकालकर जीनी उसे तवे पर रख देती है। अब ये इतना कड़वा हो जाएगा कि भाभी को मम्मी की अच्छी खासी सुनने को मिलेगी। कुछ देर तवे पर रखने के बाद वापस से पनीर को उतारकर जीनी रख देती है। कुछ देर बाद साक्षी रसोई में आती है और अपने गीले पीले पनीर को इतनी अच्छी तरह सूखा देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि तवे में पनीर की एक्स्ट्रा नमी थी वो सोख ली गई थी। अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही वॉल्यूम में आ गया था। जीनी की बनाई ग्रेवी में साक्षी का पनीर जाता है और मलाई और मसाले के तड़के के साथ पनीर मलाई मसाला तैयार हो जाता है खाने के टेबल पर। पनीर तो सही बनी है ना मम्मी जी? सही बनी होगी, भाभी ने छेना पायस इतना अच्छा बनाया था तो पनीर कैसे गलत निकाल सकती है? मुझसे कुछ मत पूछ, अपने पापा जी से पूछ। अच्छी नहीं बनी क्या मम्मी जी? मसाले की गड़बड़ होगी, पनीर तो। वही तो मम्मी जी, मसाले में ही गड़बड़ हो सकती है। 120 रुपए का तो दूध मंगवा कर दिया था आपने, वो भी देसी गाय का। उससे ताजा पनीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, पनीर बड़ी ही सॉफ्ट है। मजा आ गया खाकर साक्षी बहू। आज फिर तूने प्रूव कर दिया, तेरे हाथ का स्वाद सभी की मेहनत फीकी है। अगर मसाले में गड़बड़ी हो जाती तो पनीर मलाई मसाला पनीर मलाई रह जाता है ना पापा जी? हाँ बहू, पर इसमें मसाले का खेल नहीं है, खेल पनीर का है। कल भाभी आप सुबह 11 बजे तैयार रहिएगा। आपका देवर कल आपको साड़ी दिलाने लेकर जाएगा। आप हमें इतनी टेस्टी डिशेस खिलाती है, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कल भी पनीर की सब्जी बन जाए तो गलत नहीं होगा, क्यों मम्मी? मटर का तो मौसम है नहीं अभी, तो कल पालक पनीर बना ले बहू। आज जिन्नी अपनी जेठानी की मदद कर देना। हर तरफ अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर आज तो जिन्नी गुस्से से आग बुबला हो जाती है। ये तो हद ही हो गई, इतनी भी तारीफ नहीं करवानी थी मुझे भाभी की। कम मेहनत की है क्या मैंने? अब बस बहुत हुआ, ताजा दूध का पनीर बासी नहीं किया मैंने तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। और अगली सुबह सब्जी मार्केट जाकर जीनी बासी सड़े गले नींबू लाकर रखती है। ये तो हो गया, कहीं पुरानी क्रीम मिल जाए तो और मजा आ जाए। और मैं भी क्या, निर्मला आंटी के घर पर तो दुनिया भर की सड़ी गली चीजें मौजूद होती है। हफ्ते 2 हफ्ते पुराना क्रीम तो मिल ही जाएगा। और बस दूसरे जुगाड़ के लिए जीनी पहुंच जाती है पड़ोसन निर्मला के घर। फ्रेश क्रीम है बेटा, बस पिछले महीने की 2 तारीख से जमा कर रही हूँ। अरे बाप रे, अब तक तो इसमें कीड़े लग जाने चाहिए थे। मेरा मतलब है वाह आंटी जी, बड़ा फ्रेश क्रीम है, थोड़ा कटोरी भर मिल पाएगा क्या?
उस क्रीम को अच्छी तरह फेंट कर एक नए डब्बे में पैक करके जीनी रसोई में रख देती है और नींबू का रस निकालकर एक कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद अपनी एक्सरसाइज पूरी कर साक्षी पनीर बनाने रसोई में आती है। फ्रिज में एक भी नींबू नहीं है, अब दूध फटेगा कैसे? एक हैक देखा था भाभी मैंने कि नींबू के रस को कटोरी में निकाल कर फ्रिज में रख देने से वो ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने ना रस निकाल कर फ्रिज में रखा हुआ है ताकि आपका काम आसान हो जाए। उस सड़े हुए नींबू के रस से साक्षी दूध फाड़ती है और फटे हुए दूध से छेने को अलग करने के लिए उसे छान लेती है, पर उसे अच्छी तरह ना छानने के कारण छेने में बहुत ज्यादा पानी रह जाता है और सड़े हुए नींबू का स्वाद भी। फिर उस छेने को शेप देकर साक्षी फ्रिज में रख देती है और जीनी अपने काम पर लग जाती है। क्योंकि मसाला डालो ना डालो क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो पनीर बनाना है, यही कहा था ना अपने पापा जी से। तो चलिए आज मैं अच्छे से काम चोरी कर ही देती हूँ। बदबूदार गीले पनीर से तैयार हुआ पालक पनीर सभी के सामने परोसा जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या दे दिया बहू, छी छी छी, इस पालक पनीर को खाकर तो पेट की अंतड़ियां फट जाएगी। सच में साक्षी, लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में तुमने पालक पनीर का बेड़ा गर्क कर दिया। इतना घटिया स्वाद के खाने वाले को पनीर से नफरत हो जाए। मैंने तो पनीर कल की तरह ही बनाया था, पता नहीं कैसे गलती हो गई निशान जी। बचे हुए पनीर को मैं ठीक करके लाऊं क्या? अरे हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, और कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है बहू। अब इस घर में पनीर नहीं बनेगा। ताजा दूध का ऐसा बासी पनीर निकाला है तूने, राम राम राम। जीनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी जेठानी की क्लास लग गई, और जैसे ही अपनी जेठानी को झूठी सांत्वना देने वो रसोई में पहुंचती है तो जोर जोर से हंसती साक्षी को देखकर हैरान हो जाती है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो चाह रही थी कि मेरा खाना सभी को इतना बकवास लगे कि मुझे खाना बनाने की मेहनत करनी ना पड़े, और आज फाइनली मेरा खाना सभी को बुरा लग गया। तो कल से मम्मी जी का फोकस तुझ पर शिफ्ट हो जाएगा जीनी जी, अब बनाओ खाना। और इस बासी पनीर के पूरे रायते को फैलाने वाली जीनी खुद उसी में फंस जाती है। हरिओम हरिओम। शर्मिला जी बताइए। बताना क्या है, तुम्हें पता नहीं क्या टाइम हो रहा है? मैंने घड़ी नहीं देखी। अरे तो देखो। पर हुआ क्या है? ये किस चीज का समय है? समय तो मेरी मौत का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। अरे तुमने सुना नहीं कि अच्छे लोग जल्दी मरते हैं? अरे तो मैं भला कहाँ जल्दी मरी? वही तो। अच्छा, तो मुझे बुरा कहना चाह रहे हो तो सीधे सीधे बोलो ना। नहीं नहीं भाई, सीधे सीधे बोलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। शर्मिला उठ खड़ी हुई और नाराज होकर जाने लगी तो मोहनदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। जा कहाँ रही हो? आपसे मतलब? कहीं भी जाओ। अरे भाग्यवान, मैं तो समय बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि चाय का समय हो गया है। मोहनदास की बहू गीता चाय लेकर आई। ये लीजिए चाय पापा जी। अरे वाह, देखो मेरी बहू कितनी समझदार है, उसे पता है ये समय किस चीज का है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, करिए मजा। ये लीजिए आपकी चाय मम्मी जी। चलो फटाफट गुस्सा थूक दो और चाय पी लो। शर्मिला को भी ये सुनकर हंसी आ गई और उससे चाय पी ली। हमेशा बस मस्ती करा लो तुमसे। यही तो पापा जी की खासियत है मम्मी जी। सही बात है बेटा। क्या हंसी मजाक चल रहा है? अरे आओ आओ बेटा, मस्ती मजाक कुछ नहीं, बस तुम्हारी मम्मी को मनाया जा रहा है। क्यों मम्मी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं तेरे भैया की तरह। तू आकर चाय पी ले बेटा। ये बात सही है, पापा और रमन भैया बिल्कुल एक जैसा है, बस मजाक ही करते रहते हैं। मैं अपना कप रख देती हूँ, आप लोग अपने अपने कप जरा किचन में रख दीजिएगा। गीता मुस्कुराती हुई कप लेकर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो किचन में वापस आई तो देखा कि सारे कप वहीं पड़े हुए हैं, किसी ने भी नहीं उठाया। मम्मी जी, आपने कप क्यों नहीं रखा? अरे बेटा, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो बैठी थी, इसलिए नहीं रख पाई। अच्छा ठीक है। गीता कुछ बोली नहीं, चुपचाप सारे कप समेटने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और उदासी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक शाम मोहनदास वॉक पर जाने के लिए छड़ी उठाकर तैयार हो रहे थे। भाग्यवान, थोड़ा वॉक पर जा रहा हूँ। पापा अगर जा ही रहा है तो सुबह के लिए ब्रेड लेते आइएगा। ब्रेड? अरे वो दुकान तो आगे वाले मोड़ पर है। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं ला पाऊंगा, कमर में बहुत दर्द रहता है ना आजकल। अरे पापा, बस 10 कदम ही तो आ गया है, ले आइए ना। अरे बेटा, तुम्हारे लिए 10 कदम होंगे, मेरे लिए तो जैसे 50 लगते हैं। ठीक है पापा, रहने दीजिए, मैं खुद ही ले आता हूँ। रमन कुछ सोचते हुए बाहर निकल गया। उसकी चाल में झुंझलाहट नहीं पर सवाल जरूर था।
क्या अब पापा इतने असहाय हो गए हैं? फिर शाम के वक्त गीता रसोई में काम कर रही थी। सब्जियां काटनी थी, तहरी बनानी थी और रोटी भी। मम्मी जी जरा आलू छिल देंगी, मैं तहरी बना रही हूँ ना और थोड़ा लेट हो गई हूँ आज। बेटा उंगलियों में ना बहुत दर्द है, लगता है गठिया हो रहा है। डॉक्टर ने मना किया है ना ज्यादा काम करने से। ठीक है मम्मी जी, मैं ही कर लेती हूँ। गीता ने बिना कुछ कहे आलू उठाए और खुद छिलने लगी। उसका मन कुछ कहने को हुआ लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। मम्मी जी तहरी पक रही है, जरा गैस बंद कर दीजिएगा, मैं रोटी लगा रही हूँ। नहीं बेटा, आंखों में धुंधला दिख रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया है। तू ही कर दे, कहीं कुछ जल ना जाए बेटा। गीता चुप रही। उसने तहरी ढकी और खुद ही गैस बंद कर दी। इसी बीच प्रिया बाहर से लौटी। उसने जैसे ही गीता को अकेले काम करते देखा वो चौंकी। अरे भाभी, आप अकेले सब कुछ कर रही हैं? मम्मी ने कुछ मदद नहीं की क्या? मैंने कहा था पर उन्होंने कहा हाथ में दर्द है, आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाभी, अब उनकी उम्र हो गई है, आप उन्हें ऐसे काम करने को कहेंगी तो कैसे चलेगा? अरे उम्र हुई है ये मैं मानती हूँ, हाथ पैर चलते रहना भी तो जरूरी है। ऐसे बिल्कुल बैठ जाना गलत है। भाभी प्लीज, वो हमारे मम्मी पापा हैं, आप ऐसे मत कहिए, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान है और फिक्र भी, इसलिए कह रही हूँ। दोनों चुप हो गई। एक के मन में शिकायत थी, दूसरी के दिल में बवाल। लेकिन इन तमाम उलझनों और थकावटों के बीच घर में एक खुशखबरी ने दस्तक दी। प्रिया की शादी की बात चल पड़ी थी। संजय नाम के एक सज्जन युवक का रिश्ता आया था, पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे परिवार से। अरे ओ, भगवान की बड़ी कृपा है, बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आया है। हाँ भाग्यवान, अब तो बस तू जल्दी से शुभ दिन देख, जितनी जल्दी हो सके निपटा दो ये काम। रिश्तेदारों के साथ बातचीत हुई। संजय और उसका परिवार मिलने आए, गप्पे हुए, हंसी ठिठोली हुई और आखिरकार सबकी सहमति से रिश्ता तय हो गया। चलिए मम्मी पापा बधाई हो, अब तो घर में शादी की घंटियां बजेगी। हाँ, और सबसे पहले काम की लिस्ट बनानी होगी। कितनी तैयारियां होंगी। पर काम की लिस्ट बनती उससे पहले ही गीता और रमन पर सारी जिम्मेदारियां गिर पड़ी। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कल से शादी की तैयारियों के लिए बाजार जाना शुरू कर दे। जरा आप भी साथ चलिएगा, कुछ चीजें देखने में मदद मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो आज सुबह से सिर घूम रहा है, तू ही देख ले। वैसे भी जमाने का क्या फैशन है, मुझे कहाँ पता चलेगा। फैशन नहीं मम्मी जी, जिम्मेदारी की बात है ना। आप रहेंगी तो दुकानदार भी ठीक से पेश आएंगे। अरे तू ही समझदार है, तू ही कर ले सब, अब मैं तो हो गई हूँ बूढ़ी। गीता ने एक लंबी सांस ली। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन होठों तक आया हर शब्द गले में घूंट कर रह गया। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और प्रिया को लेकर शॉपिंग पर निकल गई। उधर रमन मोहनदास के पास बैठा हुआ कागजों में उलझा हुआ था। पापा शादी का खाना किस हलवाई से बनवाए? जरा चलिए ना, लिस्ट बता दे उसे, रेट वेट की बात भी कर लेंगे। अरे बेटा, मुझे क्या पता आजकल का रेट क्या चल रहा है, हर चीज महंगी हो गई है, अब तो ये देख ले। लेकिन पापा मैं तो ऑफिस से टाइम निकाल कर ही बैठा हूँ, कई और काम भी करने हैं मुझे, आप चलिए ना बस एक बार। मुझे तो गैस चढ़ी लग रही है बेटा, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। रमन चुप हो गया। गुस्सा भी आया, दुख भी, पर पिता की मजबूरी देखकर मन को शांत कर लिया। कुछ दिन बाद संजय प्रिया का मंगेतर घर मिलने आया। सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत का माहौल बना। अंकल एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बेटा, खुलकर कहो, अब तो तुम भी अपने जैसे ही हो। वो जो आप लोगों ने मैरिज हॉल बुक किया ना, वो थोड़ा छोटा लग रहा है। हमारी तरफ से लोग ज्यादा होंगे तो क्या उसे बदल सकते हैं? कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बड़ा हॉल बुक कर लेंगे। संजय ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ फोन पर बातें करने लगा। तभी रमन ने मोहनदास की तरफ देखा। पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर आप संजय के साथ चले जाएं और नया हॉल देख ले तो अच्छा रहेगा। अरे बेटा, मुझे तो रास्ते याद ही नहीं रहते अब, और मेरी कमर में भी बहुत दिक्कत हो रही है। पापा बस कार में बैठना है, संजय सब दिखा देगा। अरे कार में बैठना अब आराम का काम नहीं रहा बेटा, पैर ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे पत्थर हो गए हो, तू ही चला जा। रमन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई अंधेरा निगल रहा हो उसे। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं ही इस घर का करता धरता हूँ? अंततः रमन ही संजय को लेकर हॉल देखने चला गया। पीछे से मोहनदास आराम से तकिए के सहारे लेटकर टीवी देख रहे थे। शर्मिला मंदिर में भजन लगा चुकी थी। गीता दुकान से लौट कर आई तो उसके हाथों में बैग थे और चेहरे पर पसीना। अरे आ गई तुम, लाओ दिखा क्या लाई हो। बहुत कुछ लिया है मम्मी, बैठो दिखाती हूँ। बहू तुमने अपने लिए कुछ लिया कि नहीं? उसने कुछ नहीं कहा।
बस जाकर रसोई में पानी रखा और फिर से तैयारी में जुट गई। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। घर में हर दिन हंगामा, भाग दौड़ और तैयारियों की गूंज थी और इन सब के बीच गीता थकी हुई, झुकी हुई और फिर भी मुस्कुराती हुई। पड़ोसन मीना ने देखा तो पूछ लिया, क्या बात है गीता, बड़ी परेशान लग रही है। अरे नाना मीना आंटी, परेशान नहीं हो। घर के काम से कौन परेशान होता है, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा, वैसे भी बहुत काम करती है तू बेटा। अगले दिन सुबह गीता सबसे पहले उठी। बिना कुछ कहे उसने चाय बनाई। धीरे धीरे सबको चाय थमाई। सास, ससुर, पति, देवरानी, मेहमान, फिर रसोई में घुसकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। मेरी जगह रोबोट होता ना तो उसकी बैटरी भी खत्म हो गई होती। पता नहीं मैं कैसे चल रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे तक गैस के सामने खड़ी रही। सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब बनाकर जैसे उसने हाथ धोए और पानी पीने बैठी, दरवाजे की घंटी बजी। अरे संजय भैया और पापा जी, आइए आइए। संजय और उनके पिता प्रदीप मुस्कुराते हुए अंदर आए। मोहनदास तो जैसे बैठने का ही इंतजार कर रहे थे, फौरन उठे और सामने कुर्सी पर बैठ गए। आइए आइए प्रदीप जी, अब तो हम रिश्तेदार बन ही चुके हैं। हाँ भाई, अब तो अपनी ही हुए। नमस्ते अंकल। कौन अंकल भाई, मैं पापा लगता हूँ अब तेरा। हाँ हाँ पापा जी। चाय नाश्ता हुआ। गीता ने थकी हड्डियों से फिर से एक बार ट्रे उठाई, मेहमानों को चाय दी और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। शादी की तैयारियां तो चल ही रही है, पर क्या बताओ, ये मेरा बेटा रमन बस एक ही काम जानता है, अपने बाप को थमा देना। अरे हाँ, ऐसा है। जब देखो तब पापा ये ले आइए, पापा वहां चले जाइए, पापा लिस्ट बना दीजिए, पापा हॉल दिखाइए। अरे मैं क्या नौकर हूँ इस घर का। सही कहा आपने। संजय को देखिए, खुद चला गया था हॉल बदलवाने और सब आराम से कर भी आया। वही तो। ऐसा नहीं अंकल, रमन भैया भी बहुत मुश्किल से काम करते हैं। गीता की मुट्ठियां कस गई। रमन का चेहरा तमतमा गया, पर दोनों ने जुबान बंद रखी। मेहमान थे, माहौल संभालना जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब प्रदीप उठे तो जाते जाते एक और बम फोड़ गए। और हाँ, मिठाई में हमने सोचा है रसगुल्ला या गुलाब जामुन की बजाय बालूशाही रखिएगा। हमारे सभी रिश्तेदारों को वही पसंद है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बालूशाही रखेंगे। रमन की आंखें खुली की खुली रह गई। मिठाई बदलने का मतलब हलवाई के पास दोबारा जाना, फिर से लिस्ट बदलवाना, बजट एडजस्ट करना, और जाहिर है ये भी रमन को ही करना होगा। बिंगो बन गया हूं मैं तो। उसके बाद भी सुनना पड़ता है, काम नहीं करता। मना तो कर ही नहीं सकता। मोहनदास ने हाँ कर दी थी, अब पीछे हटना नामुमकिन था। अगले दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग उगल रहा था, शांति जी संजय की मां मिलने आई। शर्मिला और मोहनदास दोपहर के खाने के बाद अपने अपने कमरे में सो रहे थे। गीता रसोई में कटोरी चम्मच धो रही थी, तभी घंटी बजी। अब कौन आ गया? दरवाजा खोलो समधन जी। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। गीता उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर सोचने लगी। मम्मी जी को जगा दूं, वरना अकेले कैसे संभालूंगी। वो धीमे से उनके कमरे में गई। मम्मी जी शांति आंटी आई है मिलने। हैं इस वक्त? अरे नहीं नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम बैठो उनके पास, मैं बाद में मिल लूंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो। तुम बैठो, मैं नहीं आ सकती अभी। गीता को मजबूरी में उनके पास बैठना पड़ा। रसोई का सारा काम अधूरा रह गया। उसकी निगाहें बार बार दीवार की घड़ी पर जाती और मन चिढ़कर कहता, कब जागेंगी ये, या कब जाएंगी ये। शाम के करीब शांति वापस गई और तभी शर्मिला उठी। जैसे ही रसोई में पहुंची, उनकी आंखें गोल हो गई। ये सब बर्तन धुले क्यों नहीं? टोकरी में सब ऐसे ही पड़ा है। खाना भी ढंग से बनानी है, ये क्या हालत बना रखी है घर की। मम्मी जी, शांति आंटी आई थी, उनके पास बैठना पड़ा। शर्मिला बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाती है। ना एक हूँ ना कोई जवाब, बस एक चुप्पी जो चुभन से भरी थी। शादी करीब आ रही थी, हर कोने में हलचल थी। तभी मोहनदास को कुछ नजर आया। एक दीवार पर सीलन और दूसरी पर उखड़ा हुआ पेंट। अरे भैया सुनो जरा, वो मिस्त्री को फोन लगाओ और एक प्लम्बर को भी बुलाओ। रमन दौड़ता हुआ आया। पापा अभी शादी है, इन सब की क्या जरूरत है, 2 दिन रुक जाइए। अरे नहीं बेटा, मेहमान आएंगे, दीवारें गंदी दिखेंगी तो क्या कहेंगे, मैं नहीं सुन सकता बदनामी। तो फिर आप बैठ जाइएगा, इन लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग काम खराब कर देते हैं। अगर इनके ऊपर ध्यान ना रखे तो मैं और काम देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा वॉक का टाइम है, मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना काम। इतना कहकर मोहनदास छड़ी लेकर निकल गए।
पीछे रह गया रमन, गुस्से से लाल चेहरा और खाली हाथ। एक लंबा वक्त इसमें निकल गया और फिर शाम को जब सब कुछ जैसे तैसे सुलझ रहा था, संजय के पिता मिलने आ पहुंचे। अरे रमन भैया, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? अरे साहब पूछिए मत, सब अधूरा है। अभी तक गेट की लाइट्स भी नहीं लगी, पानी की मोटर कब खराब हो जाए कुछ भरोसा नहीं, और मेहमानों के बैठने की व्यवस्था भी ढीली है भाई। रमन का खून खौल गया, चेहरे की रेखाएं तन गई। अरे नहीं, सब ठीक है, थोड़े बहुत काम बचे हैं लेकिन वो हो जाएंगे, सब बढ़िया रहेगा। प्रदीप मुस्कुराया और एक दो कमियां निकाल कर चला गया। रमन मुड़ा और भीतर चला गया। अब उसे चुप रहने में भी तकलीफ होने लगी थी। रमन, हम दोनों दिन रात एक किए हैं, फिर भी सबके सामने यही कहा जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं। मम्मी जी, पापा जी, हर किसी से यही शिकायत करते हैं हमारी। अब तो समझ में नहीं आता क्या करें। मैं जानता हूँ गीता, सच कहूँ तो मेरा भी दिल भर आया है। एक बार बस ये शादी निपट जाने दो, फिर मैं पापा से साफ साफ बात करूंगा। इतना तो नहीं सह सकते हम, आखिर हम भी इंसान है, नौकर नहीं है। लेकिन अगली सुबह भी मोहनदास ने वही किया। अरे भाई देखिए, अब क्या बताऊं, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। रमन तो जैसे है ही नहीं, और वो गीता बस सजने संवरने में लगी रहती है। इनसे काम की उम्मीद करना तो जैसे पत्थर से पानी निकाला। अरे रमन, गीता, वो तो बहुत मेहनती लगते हैं भाई। पापा ये क्या कर रहे हैं? गली में खड़े होकर अपनी ही बेटे बहू की बुराई कर रहे हैं। अरे मैं तो वो घर के अंदर चलिए, बहुत हो गया। उधर घर के अंदर गीता शर्मिला से कह रही थी, मम्मी जी जरा ये मटर छिल दीजिएगा, बहुत काम है, अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, बस इतना सही काम है। नहीं बहू, अभी तो मुझे अपनी माला जपनी है, बड़ा पुण्य का समय चल रहा है, तुम ही कर लो काम बेटा। गीता की आंखें छलक जाती है, वो चुपचाप मटर वापस ले लेती है। इतने में रमन अंदर आता है और वो बिना कुछ बोले गीता का हाथ पकड़ता है और रूम में ले जाता है। अब हमें इन्हें किसी और तरीके से समझाना होगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? मैं बताता हूँ। शादी में बस अब 2 दिन बचे थे। घर में मेहमानों का रेला लगा हुआ था। अरे कोई खाना लाओ, ये गरम नहीं है। रसोई में कौन है? सबको बोलो मेरी थाली अभी चाहिए। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ, आज बहुत स्पेशल खाना बनाया है, आपको जरूर पसंद आएगा। गीता थाली परोसती है। थाली में 4 सब्जियां होती है, शानदार और महकती हुई, लेकिन एक ही छोटी कटोरी में चावल। अरे ये क्या, इतनी सारी सब्जियां और चावल बस एक मुट्ठी? मोहनदास और शर्मिला दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्या बेहुदा खाना, 4 सब्जी और 1 चावल, ऐसा खाना कौन बनाता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। चल क्या रहा है घर में भाई? रमन खड़ा होकर कुछ कहने वाला था, लेकिन उसी समय एक बुजुर्ग मेहमान बोल पड़ते हैं। अरे पहले बहू से पूछ तो लीजिए, शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। सन्नाटा छा जाता है, सबकी नजरें गीता पर टिक जाती है। गीता धीरे से खड़ी होती है। जैसे एक छोटी कटोरी चावल में 4 सब्जियां नहीं खाई जा सकती, वैसे ही एक घर में अगर काम बहुत हो और करने वाले बस 2 हो तो काम पूरा नहीं हो सकता। जरा से चावल को सब्जियों में बांटने चले तो कितना कम चावल आएगा एक सब्जी के हिस्से में। मतलब ये कि हम अगर घर में 5 लोग हैं, एक की शादी है यानी कि प्रिया की, मान लिया कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन बाकी 4 तो कर सकते हैं ना। सही बात, मैं और गीता दिन रात लगे रहे, लेकिन मम्मी मटर छिलने से भी मना कर देती है क्योंकि उन्हें माला जपनी है। पापा मेहमानों के सामने हमें निकम्मा कहते हैं, जबकि वो खुद वॉक पर चले जाते हैं काम छोड़कर। शर्मिला और मोहनदास नजरें झुका लेते हैं। मैं जानती हूँ आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मटर छिलना, आलू छिलना, किसी को आवाज देना या बस एक हलवाई को कुछ समझा देना, ये तो कोई भारी काम नहीं है। इतना तो किया ही जा सकता है। बहू ने बिल्कुल सही कहा, काम बांटने से घर चलता है, एक पर लाभ देने से नहीं। धीरे धीरे बाकी लोग भी हामी भरने लगते हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। गीता हमें माफ कर दो, शायद हमसे गलती हो गई। बहुत कुछ समझा दिया तुमने आज, अब से हम भी साथ देंगे जितना बन पाएगा। गीता की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। रमन उसका हाथ पकड़ लेता है। वाह भाभी, क्या स्पीच दी है। चुप रह तू, खुद तो कुछ करती नहीं कभी, और हम लोग मम्मी पापा से कहते थे तो उनका सपोर्ट करती थी। तेरी शादी हो रही है ना, चुपचाप शादी करके चली जा, वरना बचपन की तरफ पीटूंगा। सब हंसने लगे। फिर शादी हुई बहुत धूमधाम से, पर जो असली बात हुई वो ये थी, एक परिवार का फिर से एक होना। एक बहू ने एक मुट्ठी चावल से सबको ये सिखा दिया कि जब तक सब मिलकर ना खाए तब तक कोई पेट भरता नहीं।